वर्ल्ड वॉर ने दुनिया की स्थिति को बदल कर रख दिया, क्योंकि अब पावर लंदन और जापान से हटकर दो धुरों में बढ़ गई। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। लेकिन फिर सोवियत यूनियन टूट गया और एकमात्र ग्लोबल पावर बच गई, जो थी अमेरिका। वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन शायद जल्द ही सब बदलने वाला है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब केवल 3% की तेज रफ्तार से बढ़ रही है, या फिर यूं कहें कि यह अंदर ही अंदर सड़ रही है। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिर क्यों रही है? क्यों अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्य मंदी की ओर बढ़ रहे हैं? यकीन मानिए, ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है। 2008 की तरह एक बार फिर अमेरिका का बबल फूटेगा, जिसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगतेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है? आइए डिटेल में जानते हैं। जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, आए दिन हर एक न्यूज़पेपर में केवल उन्हीं की बातें होती हैं, क्योंकि वह हर बड़ी बहस के केंद्र में रहे। फिर चाहे वो डिजिटल करेंसी का मामला हो या दूसरे देशों में होने वाले वॉर को रुकवाने का। इनफैक्ट वह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले ट्रंप के कार्यकाल में आखिर अमेरिका के ज्यादातर राज्यों की अर्थव्यवस्था गिर क्यों रही है? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना होगा। वैसे अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग चीजें होती रही हैं। हालांकि अगर वर्तमान की बात करें तो आज के समय में सब कुछ ठीक नजर आता है, क्योंकि जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रहा है और बेरोजगारी बहुत कम है। लेकिन जैसे ही आप आंकड़ों को छोड़कर अंदर झांकेंगे तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के 50 राज्यों में से केवल 16 राज्य असली विकास दिखा रहे हैं। इनफैक्ट 13 राज्य तो ऐसे हैं जो सालों से एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं और 22 राज्य अब आर्थिक गिरावट में चल रहे हैं। इससे साबित होता है कि बाहर से सब ठीक लगने वाली इस सुपर पावर की जड़ें अंदर से कमजोर हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह सब एकदम से या रातों रात हो गया हो। दरअसल सालों से यह सब हो रहा है। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, उन्होंने एक ही वादा किया था कि हम अपनी नौकरियां वापस लाएंगे, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे। ट्रंप का निशाना अमेरिका के ब्लू कॉलर्स वर्कर्स थे, यानी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, जो कभी अमेरिका की ताकत हुआ करते थे। ऐसे राज्य जैसे वायोमिंग, मिसिसिपी और विस्कॉन्सिन में इन कामगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। मगर सच्चाई यह है कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पिछले 70 सालों से लगातार गिर रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1960 में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 25% हुआ करती थी, लेकिन वह घटकर पहले 15% और आज केवल करीब 10% रह गई है। अगर रोजगार के लिहाज से देखें तो यह सेक्टर अमेरिका की कुल नौकरियों का केवल 8% ही है। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका में मौजूद सभी नौकरियों में से सिर्फ 8% मैन्युफैक्चरिंग से आती हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यह सब ग्लोबलाइजेशन ने किया है। ग्लोबलाइजेशन ने अमेरिका को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इनफैक्ट कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सब ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है। जब अमेरिका ने फ्री ट्रेड की नीति अपनाई थी, तब सस्ते दामों पर माल चीन, वियतनाम और मैक्सिको से आने लगा। इसके बाद अमेरिका ने अपना पूरा फोकस हाईटेक, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर पर लगा दिया। इसका नतीजा यह निकला कि अमीर राज्यों ने तो जबरदस्त विकास कर लिया, मगर मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट वाले राज्य जैसे मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया लगातार गिरते चले गए। यहाँ कारखाने बंद होने लगे, नौकरियां खत्म होने लगी और शहर के शहर खाली होने लगे। ट्रंप इस चीज को जानते थे और इसका समाधान निकालना चाहते थे, लेकिन उनका समाधान था टैरिफ, यानी दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा देना। ट्रंप ने इसके लिए तर्क दिया कि इससे अमेरिकी उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। मगर अफसोस, नतीजा इसका उल्टा ही हो गया। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 91% टैरिफ का बोझ अमेरिका के कंज्यूमर्स और कंपनियों पर ही पड़ रहा है। यानी जो फायदा होना था वह नुकसान में बदल गया। इसका सीधा असर अमेरिकी इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिट्सबर्ग जैसे शहरों में बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हजारों मजदूर अब डिलीवरी बॉय, क्लीनर या टेम्प जॉब करने पर मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा ट्रंप की दूसरी बड़ी नीति थी कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी। ट्रंप का लक्ष्य था कि अमेरिकी नौकरियां अमेरिका के लोगों के लिए हों, न कि बाकी दुनिया के लिए। मगर अफसोस, यह नीति भी अमेरिका की कमर ही तोड़ रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 25% से ज्यादा काम विदेशी मजदूर करते हैं, क्योंकि वे सस्ते होते हैं। लेकिन अब हर महीने सैकड़ों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बोझ अमेरिकी इंडस्ट्री पर ही पड़ रहा है, जो पहले से ही घाटे में जा रही थी। हाल ही में जॉर्जिया में एक फैक्ट्री प्रोजेक्ट ठप पड़ गया है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया के इंजीनियर और मजदूरों को इमिग्रेशन एजेंसी ने वापस भेज दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि कंस्ट्रक्शन साइट को रोकना पड़ा, फैक्ट्री अधूरी पड़ी है और खेतों की फसल खराब हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के फूड बास्केट की। इसके अलावा अमेरिका में एक बड़ा संकट भी आ गया है।
अगर अमेरिका के फूड बास्केट की बात की जाए तो मिडवेस्ट के राज्य जैसे कि कैंसस, आयोवा, साउथ डकोटा अमेरिका के फूड बास्केट हैं। इन सभी की जीडीपी का लगभग पूरा हिस्सा खेती से आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अनाज की कीमत लगभग आधी हो गई है और इसके लिए एक नहीं बल्कि दो बड़े रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई। दरअसल ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने सस्ता उत्पादन बढ़ा दिया है, साथ ही ट्रेड वॉर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चीन ने अमेरिकी पॉलिसी का जवाब दिया और सोयाबीन मक्का पर 25% तक टैक्स लगा दिए हैं। इसकी वजह से अमेरिका के सबसे बड़े खरीदार गायब हो गए हैं। इनफैक्ट कई किसानों ने तो अपनी फसलें खेतों में ही छोड़ दी हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास खरीदार हैं और न ही मजदूर। 2023 में मिडवेस्ट राज्यों को प्रति एकड़ $3000 से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। मजदूरों की कमी ने बैंकरप्सी को भी बढ़ावा दिया है। एक्चुअल में इमिग्रेशन पॉलिसीज ने खेतों से मजदूरों को छीन लिया है और जब खेतों में मजदूरों की कमी 40% तक पहुंच चुकी है, इसका नतीजा यह हुआ कि किसान डूब चुके हैं। मिडवेस्ट में फार्म दिवालिया होने की दर 30% तक बढ़ गई है और कैंसस और आयोवा में फार्म इनकम 40% तक गिर गई है। यह केवल किसानों का संकट नहीं है, बल्कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जब किसान डूबते हैं तो उनका कर्ज बैंक पर आ जाता है। अभी अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग $450 अरब का कर्ज है और अगर यह चेन टूट गई तो वही डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है जो 2008 के हाउसिंग क्राइसिस के टाइम पर हुआ था। अब लगातार कर्ज बढ़ रहा है, परिवार से लेकर राज्य तक सब कर्ज में डूबे हुए हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर $37 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है और केवल सरकार ही नहीं बल्कि आम अमेरिकी परिवार भी कर्ज में डूब गए हैं, चाहे फिर वो टैक्स हो, लोन्स हो या क्रेडिट कार्ड पेमेंट, सब बढ़ गए हैं। आज अमेरिकी परिवारों पर 130% से ज्यादा डेट टू इनकम रेशियो मौजूद है। आखिर इसका रीजन क्या है? पिछले एक दशक तक ब्याज दरें शून्य के करीब हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोगों ने सस्ते लोन लेने शुरू कर दिए। सस्ते लोन से उन्होंने घर बनाए, कार खरीदी और बिजनेस बढ़ाया। मगर अफसोस, फिर ब्याज दरें बढ़ गईं और ईएमआई भी दोगुनी हो गई। अब वही कर्ज बोझ बन चुका है, घर बिक रहे हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं और फिर एक ही चीज बची, एआई बूम यानी कृत्रिम विकास दर का इल्यूजन। दरअसल न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन जैसे राज्यों की ग्रोथ अब एआई बेस्ड कंपनियों पर पूरी तरह डिपेंड हो चुकी है। लेकिन पिछले साल की अमेरिकी ग्रोथ रिपोर्ट ने पूछा है कि क्या यह ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्योंकि यह भी कर्ज पर ही टिकी हुई है। दरअसल एआई कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.65% नहीं बल्कि 165% तक है, यानी हर $1 की इक्विटी पर कंपनियां $1 से ज्यादा उधार ले रही हैं। ये बहुत खतरनाक पैटर्न है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2008 में सब प्राइम क्राइसिस से पहले दिखा था। मॉर्गेज, स्मॉल बिजनेस लोन और रियल एस्टेट जो कभी सुरक्षित माने जाते थे, अब उनमें भी डिफॉल्ट बढ़ने लगे हैं। अगर मॉर्गेज डिफॉल्ट की बात की जाए तो यह 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। छोटे बिजनेस में दिवालियापन तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बैंकों की सेफ इनकम सूखती जा रही है। अब जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वे लोगों को लोन देंगे कैसे? इसके चलते सबसे रिस्की सेक्टर जैसे एआई में पैसा लगाना बंद हो सकता है। यह वही चमत्कारिक ग्रोथ है जो आज अमेरिका की व्यवस्था को जिंदा रखे हुए है। और अब आप खुद सोचो, जब यह आखिरी सहारा भी गिर जाएगा तो अमेरिका का क्या होगा? लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। यही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है और वह है कॉपर। एक्चुअल में ट्रंप ने हाल ही में कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप का मानना है कि कॉपर 100% स्ट्रेटेजिक मेटल है। आज की दुनिया में कॉपर कंप्यूटर, डिफेंस, ईवी, हथियार हर जगह इसकी जरूरत है। दुनिया में इसका सबसे बड़ा रिफाइनर चीन है, इसलिए अमेरिका कॉपर सप्लाई पर कब्जा चाहता है। सरकार कॉपर कंपनियों में हिस्सेदारी ले रही है। इसी वजह से एक नया खिलाड़ी सामने आया है, कॉपर जॉइंट वेंचर यानी CJNT। यह कोलंबिया की एंडियन बेल्ट में दुनिया की सबसे समृद्ध कॉपर भंडारों में से एक विकसित कर रहा है। कंपनी की कुल वैल्यू लगभग $31 मिलियन है, मगर जमीन में पड़े तांबे का अनुमान इससे भी कई गुना अधिक बताया जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने खुद इसके CEO से बात की है ताकि कंपनी अमेरिकी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। मगर सवाल यह है कि अब होगा क्या? बाहर से सब कुछ मजबूत दिख रहा है, मगर जमीन अंदर से हिल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, बैंकिंग संकट मौजूद है, कर्ज बढ़ रहा है और अगर यह सब कुछ एक साथ फट गया तो 2008 जैसा तूफान लौट सकता है। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे 2008 का संकट पूरी दुनिया में फैला था, वैसे ही यह नया आर्थिक तूफान टेक और एआई कंपनियों के बढ़ते कर्ज, ओवर वैल्यूएशन और वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स के कारण ग्लोबल लेवल पर असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका फिर से 2008 जैसी गिरावट की ओर बढ़ रहा है या वह किसी तरह इस डेट बबल के जाल से निकल पाएगा?
आने वाला समय निर्णायक होगा, क्योंकि इस बार फिर वही पुराना खेल है, बस बारूद बदला है। पहले बारूद हाउसिंग क्राइसिस था, इस बार है कॉपर, कर्ज, एआई बबल। तो ये थी कहानी अमेरिका की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।